हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे उत्प्रेरण के दूसरे वर्गीकरण की। कल हमने बात करी थी उत्प्रेरण का वर्गीकरण प्रावस्था के आधार पर। आपने देखा होगा जब गैस होते हैं तो समांगी उत्प्रेरण बनता है, और जब गैस और ठोस होते हैं तो विषमांगी उत्प्रेरण बनता है। और अब हम बात करने जा रहे हैं उत्प्रेरण का दूसरा वर्गीकरण। इसे भी हम कहेंगे उत्प्रेरण के प्रकार। ये दूसरी तरह का उत्प्रेरण के प्रकार हैं। ये है अभिक्रिया के आधार पर, अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक की क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। इसमें हमारा पहला नंबर का उत्प्रेरण है धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस धनात्मक उत्प्रेरण परिभाषा नोट करेंगे। वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है धनात्मक उत्प्रेरण क्रियाएं कहलाती हैं। और ये उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या ये उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं? एग्जाम्पल, आपको परिभाषा आपने लिख ली होगी, खूब आराम से मैंने 3 बार बोली है। एग्जाम्पल, कल एग्जाम्पल पढ़ा था पोटेशियम क्लोरेट। कल के जो हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं, तीनों एग्जाम्पल धनात्मक उत्प्रेरण के थे। MnO2 2KCl प्लस 3O2, 2SO2 प्लस O2, प्लेटिनम की उपस्थिति 2SO3 धनात्मक उत्प्रेरण। दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरण, आसान है, कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो परिभाषा पहली पढ़ी, कौन सी वाली, कौन सी परिभाषा पढ़ी भाई? जो पढ़ी हमने धनात्मक वाली, उसे ही चेंज कर देना है। जब बढ़ता है वेग तो धनात्मक उत्प्रेरण है, और घटता है तो ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? लिखेंगे वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है या कम कर देता है। ध्यान रखना है, अभिक्रिया के वेग को। वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, घटा देता है, क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आसान। और इन उत्प्रेरक को क्या कहेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक। और ऐसे उत्प्रेरक को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 2H2O2। अगर इसे हम अपघटित करते हैं तो 2H2O प्लस O2 में होता है, लेकिन अगर इस पे एक उत्प्रेरक आ जाए H3PO4 तो इसके घटने की दर, इसके जो अपघटित होने की दर है वो कम हो जाती है। तो H3PO4 कैसा उत्प्रेरक हो गया? नेगेटिव कैटालिसिस। एथिल अल्कोहल, 2 एथिल अल्कोहल प्लस, ये आपने देखा होगा एथिल अल्कोहल जो होता है, यदि हम क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल को हम क्लोरोफॉर्म में डाल दें तो क्या होता है? फास्जीन गैस नहीं बनती है। तो रिएक्शन है 2CHCl3 प्लस O2, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति 2COCl2 प्लस 2HCl, ये फास्जीन है, जहरीली गैस। इसके कारण क्लोरोफॉर्म जहरीली हो जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को हम
लपेटकर रंगीन कपड़े से या कागज़ से लपेटकर और गर्दन तक भरकर रखते हैं। उसकी बोतल को अंधेरे में रखते हैं, उसे रंगीन कागज़ से या काले कागज़ से लपेट कर रखते हैं और कहाँ रखते हैं? अंधेरे में। और जो उसकी बोतल होती है उसे भी पूरा गर्दन तक भरते हैं। कारण कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन आ जाती है, जो जगह खाली रहती है, वो ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके जहरीली फार्जिन गैस बनाती है, जिससे जिस व्यक्ति को इसे क्या करते हैं, बेहोश करते हैं, वो मर भी सकता है क्योंकि जहरीली गैस है। तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 बूंद एथिल अल्कोहल की मिला देते हैं। ये एथिल अल्कोहल जो अगर COCl2 बनती है उसे एथिल कार्बोनेट में चेंज कर देता है, अर्थात क्लोरोफॉर्म का COCl2 में बदलने की क्रिया मंद हो जाती है। तो इसमें एथिल अल्कोहल और इसमें H3PO4 कैसे उत्प्रेरक हैं? क्योंकि ये उत्प्रेरक हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। आपको केवल समीकरण याद रखनी है। ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण और ये हो गया हमारा H2O2 का अपघटन। तो ये 2 प्रकार के ऋणात्मक उत्प्रेरण हुए। तीसरा नंबर लेते हैं। तीसरा नंबर है हमारा एसिड बेस उत्प्रेरण। एसिड बेस कैटालिसिस। कौन सा? एसिड बेस, अर्थात वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जो या तो अम्ल से या बेस से या दोनों से उत्प्रेरित होती हैं। लिख लेंगे, वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जो अम्ल से या बेस से या दोनों से उत्प्रेरित होती हैं, एसिड बेस उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, C12H22O11 प्लस H2O। यहाँ पर अम्ल की उपस्थिति, H धनायन मतलब होता है अम्ल। अम्ल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस C6H12O6 बन जाता है। और एक रिएक्शन है CH3COOCH5 प्लस H2O, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। ये H धनायन की उपस्थिति में भी हो सकती है और OH ऋणायन की उपस्थिति में भी, यानी अम्ल की उपस्थिति में भी और क्षार की उपस्थिति में भी। तो बनता है CH3COOH प्लस CH5OH। तो ये दोनों से उत्प्रेरित होने वाली और ये अम्ल से उत्प्रेरित होने वाली क्रिया, ऐसी क्रियाएं जो अम्ल से उत्प्रेरित होती हों या बेस से उत्प्रेरित होती हों या दोनों से होती हों, क्या कहलाती है? एसिड बेस उत्प्रेरण कहलाती हैं। और अगर एसिड है तो एसिड बेस उत्प्रेरक है, बेस है तो बेस उत्प्रेरक है, इस प्रकार से। चौथा है हमारा स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस। क्या होता है स्व उत्प्रेरण अभिक्रियाएं? बहुत आसान है। वे अभिक्रियाएं, नोट कर लेंगे, वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। जो बन रहा है पदार्थ वही वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं। लिख लें, वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, स्व उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। माने जो उत्पाद बना वो स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करेगा, तो इसलिए स्व उत्प्रेरण, अपने आप उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या कहलाती हैं? स्व उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और वो बनने वाला उत्पाद स्व उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिख लेंगे? वे उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, स्व उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और वे पदार्थ स्व उत्प्रेरक कहलाता है, या वे बनने वाला पदार्थ स्व उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एसिड प्लस एथिल अल्कोहल। ध्यान हो आपको, ऊपर ही देखो, एसिड बेस में थी, इसमें उसमें एसिड है और यो भी भैया क्या है?
एसिटिक एसिड है। तो इसका तो मतलब जब वो एसिड से उत्प्रेरित होती है तो इस एसिड से उत्प्रेरित हो सकती है, तो ये ही इसमें क्या होगा, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो स्वयं उत्प्रेरण अभिक्रियाएं हो गई। नहीं, अब एक और बात बता दूं मैं आपको, पूछा जाता है कि कुछ अभिक्रियाएं प्रारंभ में धीरे धीरे होती हैं और फिर एकदम तेजी के साथ होने लगती हैं, ऐसा कारण क्या है? जब ये प्रारंभ में होगी तो धीरे से ही होंगी, क्योंकि अभी इस क्रिया में एसिड नहीं बना, और जब एसिड बन जाएगा और इतनी मात्रा में बन जाएगा कि अब वो उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो इनका वेग बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं स्वेदप्रेरण अभिक्रियाएं हैं जिनमें, ठीक है, प्रारंभ में धीरे धीरे होती हैं और जब उनमें वो उत्पाद बन जाता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उस उत्प्रेरक के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि स्वेदप्रेरण अभिक्रियाएं प्रारंभ में धीरे धीरे क्यों होती हैं। और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4 इज इक्वल टू K2SO4 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2। तो ये देखो इसमें MnSO4 बना, मैग्नेस सल्फेट MnSO4। ये हमारे प्रैक्टिकल में आता है। पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नेस सल्फेट से जब में अपचयित होता है तो MnSO4 इसमें क्या करता है, स्वेदप्रेरक का कार्य। इसमें धीरे धीरे पहले क्रिया धीरे धीरे होती है, फिर तेजी के साथ होने लगती है। तो एक एग्जाम्पल ये भी है और एक एग्जाम्पल ये भी, 2 हो गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा 5वें नंबर का उत्प्रेरण। 5वें नंबर का उत्प्रेरण क्या होता है भाई, वो भी देख लें आप। 5वें नंबर का उत्प्रेरण है प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण या इंड्यूस्ड कैटालिसिस अंग्रेजी में। ये क्या है, ये 2 अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण है। जब लिख लें, जब एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, जब एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। और जो अभिक्रिया प्रेरित उत्प्रेरण का कार्य कर रही है उसे कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरक। तो जैसे, है ना, परिभाषा हो गई, आपने लिख ली होगी, नहीं तो रिवाइंड करके लिख लें। जैसे सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण, सोडियम आर्सेनाइट के ऑक्सीकरण के लिए प्रेरित उत्प्रेरक है। कैसा काम करता है? प्रेरित उत्प्रेरक। देखो, अगर हम सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं Na2SO3 का, तो किसमें हो जाता है? Na2SO4 में इजीली हो जाता है। लेकिन अगर हम Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइड का करें तो भैया होता नहीं। लेकिन जब हम एक ही पात्र में दोनों को ले लें तो दोनों ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये भी और ये भी। तो ये वाली क्रिया इसके लिए क्या कर रही है? प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2 बच्चे हैं, एक बुद्धू और एक होशियार, ठीक है? उन दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाओ और पेपर दिलाओ, तो क्या होगा? जो होशियार बच्चा होगा पास हो जाएगा और जो बुद्धू बच्चा होगा फेल हो जाएगा। लेकिन उन दोनों को एक ही कमरे में बिठा दो,
एक ही बेंच पे, तो दोनों बच्चे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्योंकि जो होशियार वाला बच्चा है वो बुद्धू वाले बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य कर लेगा, अर्थात वो उसे थोड़ा थोड़ा बताता रहेगा और उसके इतने नंबर जरूर आ जाएंगे कि वो पास हो जाए। ऐसे भैया हमारी ये क्रिया है, जो है होशियार ये हो गया पास, और ये बुद्धू ये नहीं होता, लेकिन दोनों को एक ही बेंच पे बिठा दो तो दोनों पास। समझ में आ गई बात। ऐसी प्रक्रिया कहलाती है हमारी प्रेरित उत्प्रेरण अभिक्रिया। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरक। दो तरह के उत्प्रेरक होते हैं हमारे। कितने तरह के उत्प्रेरक होते हैं, दो तरह के मुख्य रूप से। मतलब ये जो बात करने वाले हैं ये उत्प्रेरक के प्रकार नहीं है वास्तव में। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक उत्तेजक। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक क्या होती है, जो उत्प्रेरक को वृद्धि करे, उसे उत्तेजित करे। उत्प्रेरक को, ये पदार्थ उत्प्रेरक नहीं है, ये उत्प्रेरक को प्रेरित करते हैं, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। तो वो क्या लिखे, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक, ये ध्यान रखना है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, इनका आपको उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। इनका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कुछ बच्चे जब उत्प्रेरक वर्धक की परिभाषा लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। भाई ये परिभाषा तो धनात्मक उत्प्रेरण की है, मैंने आपको पहले ही बताया पहले नंबर में। यहाँ अभिक्रिया वेग को कुछ प्रभावित नहीं कर रहे, वे तो उत्प्रेरक को प्रभावित कर रहे। तो जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे N2+3H2 अमोनिया बनाने की क्रिया है 2NH3, भाई उत्प्रेरक होता है आयरन। क्या होता है, आयरन। लेकिन कोष्टक में देखा हुआ है एक धातु और लगी रहे, MO, मोलिब्डेनम। क्या है धातु का नाम, मोलिब्डेनम। लिख दूं, मोलिब्डेनम, वो छोटा है इसमें। ये मोलिब्डेनम धातु इस आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाती है। और भाई जब आयरन की क्रियाशीलता बढ़ेगी तो नेचुरली अभिक्रिया का वेग तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन ये उत्प्रेरक नहीं है, उत्प्रेरक वर्धक है। क्या है, उत्प्रेरक वर्धक, ये इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। दूसरा है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष ये किसे कहते हैं, वे पदार्थ, देखो इसका उल्टा है बिल्कुल, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम या नष्ट कर देते हैं। भाई जहर का काम करते हैं उसके लिए, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते। जैसे जैसे एक रिएक्शन होती है, समझे कौन सी एक रिएक्शन आपको बता दी, 2SO2 + O2 = प्लैटिनम 2SO3, यही था। इसमें जो प्लैटिनम है, अगर इसमें आर्सेनिक के यौगिक आ जाए AS, तो वह इस प्लैटिनम की सक्रियता को घटा देता है, इसके लिए विष का काम करता है। ठीक है, इसीलिए पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया में हम प्लैटिनम की जगह वेनेडियम पेंटॉक्साइड प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लैटिनम एक महंगा पदार्थ है और आर्सेनिक की अशुद्धि से खराब हो जाता है, ये क्योंकि इसकी क्रियाशीलता को घटा देता है। इसलिए प्लैटिनम की जगह अब एक पदार्थ नया यूज करते हैं, V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। P2O5 नहीं, V2O5। ये जब ये चैप्टर आएगा एस्टोसल्फर बनाने का, तब ये बात ये नोट में लिखवाया जाएगा कि आप प्लैटिनम के स्थान पर V2O5 प्रयोग करते हैं
क्योंकि महंगे पदार्थ को जो आर्सेनिक खराब कर देती है, हमें बहुत महंगी पड़ जाएगी दीदी। तो ये आर्सेनिक क्या सा है? उत्प्रेरक विष। कैसा है? उत्प्रेरक विष। तो ये हमारे हो गए आज उत्प्रेरक का वर्गीकरण। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मोदी जी ने कहा है अनलॉक 2 में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है, आज ही 4 बजे मोदी जी बोले हैं और उन्होंने कहा है अनलॉक 2 में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मास्क को ना हटाएं, मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी रखें। जान है तो जहान है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बेस्ट ऑफ लक।